नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के शो में हम बात करेंगे क्वांटम गोल्ड फंड की। और इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर चिराग मेहता हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि CIO हैं क्वांटम AMC से। चिराग जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वांटम गोल्ड फंड की चर्चा करेंगे, बारीकियां समझेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट राशनाले समझेंगे और क्या इस समय इस फंड में एक्सपोजर लेना चाहिए, अगर हाँ तो किस तरीके के रिटर्न्स एंटिसिपेट करें, इन सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका व्यू प्राइसेस को लेकर, किस तरीके का स्टेलर परफॉर्मेंस गोल्ड की रही है साल की शुरुआत से लेकर ये 60% तक रिटर्न्स, कमेंडेबल बाइंग, वेरियस फैक्टर्स रहे जिसने इस तेजी को सपोर्ट किया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एग्जिस्टिंग फंडामेंटल्स अब गोल्ड के कैसे दिखाई दे रहे हैं, कंसिडरिंग इतना रनअप ऑलरेडी हम देख चुके हैं। जी दीपाली जी, एक स्टेलर परफॉर्मेंस था गोल्ड में। उसकी कोई दो राय नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास था गोल्ड ये साल का। सो अभी तक फंडामेंटल्स काफी इंटैक्ट है। जो फैक्टर्स ने गोल्ड प्राइसेस को ऊपर ले गए थे अभी भी काफी इंटैक्ट है। जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है यूएस के लेके या डेवलप्ड मार्केट्स के लेके, डेवलप्ड इकोनॉमीज के लेके, कि जहाँ पे डेट और डेफिसिट दोनों बढ़ते चले आ रहे हैं। और अभी अगर कोई स्लो डाउन होता है या गवर्नमेंट को इकोनॉमीज को सपोर्ट करना हो तो उन्हें और प्रिंट करना पड़ेगा, उन्हें और इंटरवेंशन करना पड़ेगा, रेट कट करने पड़ेंगे। सो वो जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स है अभी भी गोल्ड में मौजूद है। अगर देखें तो यूएस के इंटरेस्ट पेमेंट्स $1 ट्रिलियन से बढ़ गए हैं। सो वहाँ पे वो डेफिसिट को और बढ़ाता है और उस वजह से जो भी ये डेफिसिट और डेट का विशियस साइकिल है वो कहीं ना कहीं अभी भी उसके रिस्पॉन्स में कोई स्ट्रक्चरल सोल्यूशन नहीं मिला है। सो ये जो फैक्टर्स है लगातार गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे हमने देखा है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स एंड इन्वेस्टमेंट्स का ट्रेंड रहा है गोल्ड के अंदर, जहां पे सेंट्रल बैंक्स काफी बड़ी पायनात में गोल्ड बाय कर रहे हैं। लास्ट 3 साल के अगर डेटा देखें तो 1,000 टन के परचेजेस रहे हैं सेंट्रल बैंक्स के। और वहां पे कंसर्न्स हैं कि यूएस की जो पॉलिसी मेकिंग है वहां पे एक ट्रस्ट डेफिसिट बना हुआ है। और उसके चलते हुए जैसे हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया के एसेट्स रातों रात फ्रीज हो गए थे। और वैसा कोई सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व्स फ्रीज करना नहीं चाहता है। इस वजह से एक डाइवर्सिफिकेशन की ट्रेंड जो हम देख रहे हैं वो अभी भी बरकरार रहने वाली है। ये साल भी हमने 600 टन के आसपास का परचेज ऑलरेडी देख चुके हैं। हमें लगता है कि ये ट्रेंड बहुत ही स्ट्रक्चरल ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, जहां पे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज जो अंडर एलोकेटेड है गोल्ड में और सेंट्रल बैंक रिजर्व्स जो डॉलर से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका जो खरीदारी है या बाइंग है वो गोल्ड में बनी रहेगी और वो एक स्ट्रक्चरल सपोर्टिव फैक्टर है गोल्ड के लिए। सो ओवरऑल हमें लगता है कि अभी भी फैक्टर्स मौजूद है। और मगर इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी एसेट एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं फेजेस ऑफ कंसोलिडेशन, करेक्शन होंगे। और आई थिंक दे शुड बी यूज्ड एज बाइंग अपॉर्चुनिटी या एडिंग गोल्ड टू पोर्टफोलियो, रादर देन सेइंग दैट गोल्ड एक बबल था या गोल्ड में एक गिरावट चालू हो चुकी है और उस वजह से उसमें से निकलना चाहिए। आई थिंक अभी भी फैक्टर्स, लॉन्ग टर्म फैक्टर्स बहुत पॉजिटिव है गोल्ड के लिए। और एक एनवायरनमेंट ऐसा बन रहा है जहां पे ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है। अगर यूएस की जॉब नंबर्स देखें या काफी सारे लीडिंग इंडिकेटर्स देखें, और इन्फ्लेशन का माहौल बहुत स्ट्रांग है कि इन्फ्लेशन के प्रोस्पेक्ट्स जो आगे चल के नेक्स्ट 6 महीना 1 साल में वो काफी बढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ टैरिफ्स एंड अदर पॉलिसीज। उस वजह से एक स्टैगफ्लेशनरी सिनारियो बन के आ रहा है। और स्टैगफ्लेशन सिनारियो अगर बना रहता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड को बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती तो रिस्क एसेट से पैसे निकलते हैं और इन्फ्लेशन कंसर्न्स की वजह से हार्ड एसेट्स में पैसे जाते हैं। सो ओवरऑल ऐसे स्टैगफ्लेशन माहौल में गोल्ड की बाइंग और बढ़ जाती है। सो हमें लगता है कि करेक्शंस, कंसोलिडेशन फेजेस में आपको अक्यूमुलेशन करना चाहिए और गोल्ड की एलोकेशन जो 10 से 15% होनी चाहिए पोर्टफोलियो में, अगर आपकी नहीं है तो आपको वो बनानी चाहिए। अच्छा चिराग जी, ये 10 से 15% एलोकेशन की जो बात आपने कही,
क्या ये रीसेंट जो फंडामेंटल्स तेज़ी से हमने पॉजिटिव साइड पर बदलते हुए देखे हैं, या जिस तरीके के फंडामेंटल्स आगे एंटिसिपेट किए जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए रिकमेंडेशन है, पहला पॉइंट। और दूसरा ये कि जो हमने रीसेंट छोटा सा डिप देखा, हालांकि जिस तरीके की तेज़ी रही है उसके सामने इतना 5-6% की गिरावट कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, बट एक थोड़ा सा नर्वसनेस, कॉशियसनेस ज़रूर एक इन्वेस्टर्स के मन में आ जाती है कि कहीं हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए, कहीं एक हैवी सेल ऑफ ना आ जाए। उन इन्वेस्टर्स के लिए आपकी राय क्या है, क्योंकि ये एक सवाल, एक कन्फ्यूजन इस समय सभी के मन में है। सो 10 से 15% का एलोकेशन हम आज नहीं कई सालों से कहते आए हैं कि 10 से 15% एलोकेशन या 15% एलोकेशन गोल्ड में ऑप्टिमल एलोकेशन होता है। क्योंकि अगर गोल्ड 15% एलोकेशन पे है आपके पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे आपके रिटर्न्स को ऐड करता है, ना ही डिक्लाइन करता है, और आपके पोर्टफोलियो के रिस्क को काफी हद तक कम करता है। सो ये एक जो हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ से उनकी जो यूटिलिटी है गोल्ड की, रिस्क मिटिगेशन में तो ऐड करती हैं। 15% से अगर आप ज्यादा एलोकेट करें तो रिस्क तो कम होता है, मगर रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज होने चालू हो जाते हैं। सो एक 15% एलोकेशन गोल्ड का इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड आपको बनाना चाहिए। और अगर स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की बात करें, अगर गोल्ड में थोड़ा अच्छा डिक्लाइन आता है, आई थिंक आपको ऐड ज्यादा कर सकते हैं वो लेवल्स पे, क्योंकि स्ट्रक्चरल फैक्टर्स अभी भी पॉजिटिव है। अगर 2008 की बात करें, जहां पे जब भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, और वहां पे सब फैक्टर्स गोल्ड के लिए पॉजिटिव थे, तभी भी गोल्ड ने 30% का करेक्शन दिया था। 2000 से 2007 तक गोल्ड लगातार हर साल बढ़ा था। उसके बाद 2008 में जब ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तभी सब फैक्टर्स गोल्ड के लिए बहुत ही सपोर्टिव थे, मगर तभी भी गोल्ड में 30% की हमने करेक्शन आते हुए देखा था। $1000 से ऊपर से $700 के नीचे तक गोल्ड आ चुका था, क्योंकि तभी एक लिक्विडिटी फ्रीज हुआ था। एंड वहां पे सभी एसेट्स गिर रहे थे, और गोल्ड ही ऐसा एक फैक्टर था, ऐसा एसेट था जो आप इजीली लिक्विडेट कर पाते थे करंट प्राइसेस पे। उस वजह से गोल्ड में इतनी सेलिंग आई कि गोल्ड के प्राइस गिर गए, और नेक्स्ट एक महीने के अंदर वापस वो 30% रिकवर कर गए। सो डिस्पाइट सपोर्टिव फैक्टर्स गोल्ड में ऐसा करेक्शन आया था। अभी भी गोल्ड के फैक्टर्स उतने ही पॉजिटिव है। तो कोई करेक्शन आ सकता है इन इन अ बुल मार्केट ऑल्सो। कहीं ना कहीं 10% से 25-30% का भी करेक्शन आ सकता है। ऐसा नहीं बुक कर रहा हूँ कि आएगा, मगर इन्वेस्टर्स को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और हर एक डिप पे आई थिंक यू शुड बी ट्राइंग टू फिल योर एलोकेशन टू गोल्ड, जो 15% होना चाहिए। अच्छा, मैं इस फंड की डिटेल्स देख रही थी चिराग जी। फंड तो ये काफ़ी पुराना है, बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट ईयर जून 2024 से आप इसे मैनेज कर रहे हैं। इफ़ दिस इज़ करेक्ट देन कमेंडेबल टाइमिंग रही है आपकी, और आई एम श्योर इस फंड की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़बरदस्त रही होगी। जब से आपने इस फंड को मैनेज करना शुरू किया, क्या अप्रोच आपकी रही है, क्या राशनाले रहा है? सो गोल्ड ईटीएफ मैं काफी सालों से मैनेज करता था, एंड इन बिटवीन कुछ रेगुलेशंस चेंज हुए, तो आई वाज मैनेजिंग द गोल्ड फंड ऑफ फंड्स, एंड ईटीएफ के लिए एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर चाहिए था। सो इट वाज अ सेग्रीगेशन एट दैट लेवल। मगर ओवरऑल हमारा एक ही थॉट प्रोसेस है कि गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड ऑफ फंड्स है, उसमें फुल्ली इन्वेस्टेड रहे टू द एक्सटेंट वी कैन। और उस वजह से गोल्ड को ट्रैक कर सकते हैं अच्छी तरह से। सो गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड ऑफ फंड्स का एक यार्डस्टिक होता है। हर फंड को आप रिटर्न्स और रिस्क के दायरे में मेजर करते हैं। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड का मेजरमेंट होता है ट्रैकिंग एरर, और वो ट्रैकिंग एरर कभी कम हो सकता है जब भी आप एफिशिएंटली उसे ट्रैक करते हैं। अंडरलाइंग जो है गोल्ड फिजिकल, उसको आप कैसे एफिशिएंटली ट्रैक कर सकते हैं, वो एक पैरामीटर होता है अच्छे फंड और बुरे फंड में डिफरेंशिएट करने के लिए। और अगर हमारा ट्रैकिंग एरर देखें, बिकॉज हम पूरी तरह इन्वेस्टेड रहते हैं गोल्ड में, हमारा ट्रैकिंग एरर बहुत कम है, और उस वजह से इन्वेस्टर्स को हम क्लोजर रिटर्न्स दे पाते हैं। जो गोल्ड के रिटर्न्स होते हैं उससे करीब करीब सिमिलर रिटर्न्स दे पाते हैं इन गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड ऑफ फंड्स, बारिंग द एक्सपेंस एंड ट्रैकिंग एरर जो थोड़ा सा होता है।
सो ओवरऑल एक एफिशिएंट व्हीकल बना के दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को गोल्ड ईटीएफ के थ्रू, जिसके थ्रू वो इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। जो फिजिकल गोल्ड में इश्यूज होते हैं, जैसे उनकी मेकिंग चार्जेस होती हैं, उनके प्रीमियम्स होते हैं, उनकी प्योरिटी की रिस्क होती है, उनको स्टोरेज या इंश्योर करने की इश्यूज होते हैं, वो सारे चीज़ों को एड्रेस करता है गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड ऑफ फंड्स। यहाँ पे आपको बहुत ही एफिशिएंट व्हीकल है, जहाँ पे आपको होलसेल मार्केट प्राइसेस रिटेल लेवल पे लाके देता है गोल्ड ईटीएफ। उतनी एफिशिएंसी होती है फ्रॉम अ प्राइस परस्पेक्टिव। आपको कोई रिस्क नहीं होती है प्योरिटी की, इसमें स्टोरेज प्रोफेशनल वॉल्ट्स में होता है, और ये पूरी तरह इंश्योर्ड होता है बाय द कस्टोडियन। सो ओवरऑल जो भी ड्रॉबैक्स होती हैं फिजिकल गोल्ड की, वो सारी की सारी एड्रेस करता है गोल्ड ईटीएफ। एट द सेम टाइम हर एक गोल्ड ईटीएफ का यूनिट इज बैक्ड बाय 24 कैरेट फिजिकल गोल्ड। सो गोल्ड है इन टर्म्स ऑफ बैकिंग, और इतने सारे एडवांटेजेस है जो गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड ऑफ फंड के थ्रू मिलते हैं आपको। ओके अच्छा, अगर मैं फंड ऑफ फंड की बात करूं या क्वांटम के इस फंड ऑफ फंड की बात करूं, तो क्या प्योरली फिजिकल गोल्ड में ही इन्वेस्ट होता है या फिर दूसरे डेरिवेटिव्स में भी एक्सपोजर लिया जाता है, जैसे आपने कहा ईटीएफ्स हैं या फिर कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एक्सपोजर? सो क्वांटम गोल्ड ईटीएफ में कोई भी डेरिवेटिव नहीं होता है, इट इज 100% फिजिकल गोल्ड होल्डिंग्स ओनली। पूरा जो भी पैसा होता है, कॉर्पस होता है, वो फिजिकल गोल्ड में ही इन्वेस्ट होता है। नो डेरिवेटिव्स, नो गोल्ड लेंडिंग, कोई भी तरीके से उन उन चीज़ों का उपयोग नहीं होता है। पूरा का पूरा पैसा फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट होता है। ओके और डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस हो या इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस मूवमेंट हो, कितना क्लोजली आप ट्रैक करते हैं? सो जैसे मैंने कहा कि हम पूरा पूरा इन्वेस्ट करते हैं फिजिकल गोल्ड में, सो वो ट्रैकिंग बहुत ही एफिशिएंट हो जाता है हमारे लिए। क्वांटम गोल्ड फंड का ट्रैकिंग एरर देखिए तो बहुत ही मिनिस्क्यूल है, बहुत ही छोटा ट्रैकिंग एरर है। और उस वजह से हम कह सकते हैं कि हमने एफिशिएंटली गोल्ड प्राइसेस को ट्रैक किए हैं ओवर अ वेरी लॉन्ग टर्म। 2008 से अभी तक का ट्रैकिंग एरर देखिए तो बहुत ही कम ट्रैकिंग एरर है, रिलेटिवली स्टैंड्स आउट वेरी वेल। एंड जो इन्वेस्टर्स की मैंडेट थी हमें कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड को एफिशिएंटली ट्रैक करना है, उसमें शायद खरे उतरे हैं हम। ओके चलिए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा। प्राइसेस को लेकर भी एक व्यू मिला, प्लस क्या अप्रोच इन्वेस्टमेंट को लेकर होनी चाहिए वो भी चिराग जी ने बताई। क्विकली एक ब्रेक के लिए रुक कर रहे हैं क्वांटम एएमसी के सीईओ चिराग मेहता से। चिराग जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गोल्ड फंड्स, गोल्ड ईटीएफ्स की हम चर्चा कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या होनी चाहिए या क्या राशनाल इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्वांटम में रहता है फंड्स को लेकर, फंड्स ऑफ फंड्स को लेकर या ईटीएफ्स को लेकर? अच्छा चिराग जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, किस तरीके से आप लिक्विडिटी प्रेशर मैनेज करते हैं या करेंगे अगर कभी भी प्राइसेस में हाई वॉलेटिलिटी आए या फिर रिडम्पशन प्रेशर देखने को मिले? क्या अप्रोच आपकी रहेगी? सो गोल्ड ईटीएफ एक बहुत ही बड़ा अच्छा फंजिबल मैकेनिज्म है, जहां पे अगर यूनिट्स में सेलिंग आती है तो मार्केट मेकर्स जो अपॉइंट होते हैं फंड हाउस के द्वारा, जिसे ऑथराइज पार्टिसिपेंट भी कहा जाता है, वो मार्केट से गोल्ड ईटीएफ की यूनिट्स बाय करेंगे। वो गोल्ड ईटीएफ सरेंडर करेंगे फंड हाउस को और फिजिकल गोल्ड ले जाएंगे और मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये फंजिबिलिटी मैकेनिज्म जो गोल्ड ईटीएफ गोल्ड के बीच में होता है, वो बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है ओवरऑल, ना ही इंडिया में ग्लोबली भी अच्छे से काम करता है। और देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री बिहाइंड इट। लाइक अगर देखें तो 2008 7-8 से ईटीएफ काम कर रहे हैं इंडिया में। पहले भी ऐसे फेजेस आए इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे सेलिंग काफ़ी थी गोल्ड ईटीएफ्स में, मगर अब तक इट हैज़ प्रूव्ड कि अभी भी काफ़ी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट रहा है फॉर इन्वेस्टिंग, या फिर रिडेम्पशन के लिए भी कोई इश्यूज नहीं आए हैं। सो आई थिंक ये मैकेनिज्म अच्छे से काम कर रहा है इंडिया में भी। और जो फंड हाउस के ऑथराइज पार्टिसिपेंट है, जो सेबी ने मैंडेट दिया है कि 2 कम से कम ऑथराइज पार्टिसिपेंट होने चाहिए, तो वो कोट करते हैं लिक्विडिटी के लिए ऑन बोथ साइड्स इन द मार्केट, और उस वजह से इन्वेस्टर्स को बाइंग और सेलिंग में कोई इश्यूज नहीं आते हैं। सो ओवरऑल आई थिंक द अंडरलाइंग इज वेरी लिक्विड। उस वजह से जो फंजिबल मैकेनिज्म बनता है ईटीएफ के द्वारा, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उस वजह से जो अंडरलाइंग गोल्ड की लिक्विडिटी है वो गोल्ड ईटीएफ्स में आ जाती है।
सो ओवरऑल अब तक हमने कोई इश्यूज नहीं देखे हैं इन टर्म्स ऑफ बड़ा क्वांटिटी बाय हुआ है या बड़ा बड़ा क्वांटिटी सेल हुआ है. इट हैज बीन एबल टू स्टे ट्रू टू द लिक्विडिटी दैट ETFs प्रोवाइड. ओके अच्छा चिराग जी, इन जनरल ETFs इनफ्लोज को लेकर आपका क्या व्यू है? सितंबर के नंबर्स हमने देखे, क्या स्टेलर नंबर्स रहे हैं? 6 फोल्ड जंप हमने ETFs में इनफ्लोज में आते हुए देखा और एक्सपेक्ट तो ये कर रहे हैं कि अक्टूबर के नंबर और भी ओवरऑल ब्राइट रहेंगे. बट कंसीडरिंग जिस तरीके का भी सिनेरियो बना हुआ है, इनफ्लोज इस तरीके के या फिर जो हमने यूफोरिया देखा है बाइंग में, ये सस्टेन करेगी आगे भी इनफ्लोज को लेकर? सो ओवरऑल अगर देखें तो गोल्ड ETF से बहुत अच्छा नंबर देख रहा. लास्ट मंथ 8,300 करोड़ के इनफ्लोज आए थे. करीब करीब 6 लाख नए इन्वेस्टर्स जुड़े थे गोल्ड ETF में. गोल्ड सेविंग फंड की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमने आते हुए देखे हैं. जो हमने नॉर्मल रन रेट होता था 1,500-2,000 करोड़ के आसपास का इनफ्लो होता था. मगर लास्ट मंथ एक काफ़ी बड़ा जंप आया था. ये मंथ भी अच्छा जंप होना चाहिए क्योंकि ये मंथ भी प्राइसेस बढ़ रहे थे और फेस्टिव सीजन भी था जहाँ पे इन्वेस्टर्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि कंजम्पशन के लिए क्या होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या गोल्ड होना चाहिए. सो गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए वो कहीं ना कहीं गोल्ड ETFs गोल्ड फंड्स जैसे विकल्प चुन रहे हैं. सो ओवरऑल हमें लगता है कि ये मंथ भी अच्छा नंबर होना चाहिए. लॉन्ग टर्म हमें लगता है कि गोल्ड अभी भी पोर्टफोलियोज में काफ़ी अंडर एलोकेटेड है. सो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड बनते हुए हम देखेंगे आगे जाके भी. और अगर ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल गोल्ड ETF के जो टनेज थे इन अंडर मैनेजमेंट वो अभी भी 2020 के लेवल से कम है. सो ये पूरी रैली में रिटेल पार्टिसिपेशन या ETF पार्टिसिपेशन कम रहा है. अभी जाके बन रहा है इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन टुवर्ड्स गोल्ड ETFs. सो आई थिंक ये ट्रेंड क्योंकि काफ़ी लोग इन्वेस्टर्स ने ये जो मूव था गोल्ड में वो मिस किया था. सो आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं करेक्शन आता है, कंसोलिडेशन आता है. तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स है रिटेल की वो बढ़ेगी और गोल्ड को सपोर्ट करेगी आई थिंक. सो दिस ट्रेंड इज हियर टू स्टे एंड हमें लगता है कि आगे जाके भी ये पॉजिटिव ट्रेंड बना रहेगा इन टर्म्स ऑफ फ्लोज इनटू गोल्ड ETF इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबली. चिराग जी, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे. आपने हमारे व्यूअर्स को प्रिपेयर किया बताकर कि किस तरीके का प्राइस मूवमेंट रह सकता है, करेक्शन आया भी इन केस तो कितना करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं या क्या अप्रोच होनी चाहिए. अच्छा, अब मैं टारगेट्स की बात करूं या प्राइस आउटलुक की बात करूं तो अगले 1 साल के लिए आपका व्यू क्या है? क्योंकि जिस तरीके की तेजी रही, हमने 1.5 लाख 2 लाख पता नहीं किस तरीके के वाइल्ड टारगेट्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे, क्योंकि परफॉर्मेंस भी उसी तरीके की रही थी. किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था इतना स्ट्रॉन्ग रनअप गोल्ड में इस साल के शुरुआत में. आपके अब टारगेट्स क्या हैं अगले साल के लिए? क्या रेंज आप देख रहे हैं? क्या व्यू है प्राइस आउटलुक को लेकर? हमें लगता है कि वी आर समवेयर इन मिड ऑफ द साइकिल. अगर आप प्रीवियस बुल मार्केट्स देखें तो गोल्ड के रन हुए थे नियरली 4.8x to 6x in terms of the price from the low of the start of the bull market till the end of the bull market. So overall जो हमने ये bull market में रन देखा है जो 2016 से चालू हुआ था, the prices only gone up by 3x. So अभी भी हमें लगता है कि we have not reached the cycle peak क्योंकि अभी भी फैक्टर्स सारे पॉजिटिव है गोल्ड के लिए. सो यहाँ से गोल्ड ऊपर जा सकता है, बट जैसे मैंने कहा कि करेक्शन कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करना चाहिए इन्वेस्टर्स को और वो अपने एडवांटेज के लिए यूज करना चाहिए टू बिल्ड देयर एलोकेशन फर्दर. बट हमें लगता है कि गोल्ड प्राइसेस अभी भी काफी ऊपर जा सकते हैं फ्रॉम करंट लेवल्स गिवन दी फैक्टर्स दैट प्रीवेल टुडे. और यहाँ पे वी आर नॉट सीइंग एनी लेट अवे ऑफ द फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कोई भी फैक्टर में नरमी आ रही है या प्राइस इन हो गया है गोल्ड में, ये सिनारियो हमें नहीं लगता है. सो वी कैन एक्सपेक्ट मोर प्राइसेस. मेरे पास कोई टारगेट नहीं है, बट वी वर एंटिसिपेटिंग हायर गोल्ड प्राइसेस इवन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर और अ ईयर बिफोर. तो अभी भी हमें लगता है कि बियॉन्ड द करेक्शन कंसोलिडेशन गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं. ओके, फेयर एनफ. चलिए, शुक्रिया चिराग जी आने के लिए शो में, और डिटेल में आपने बताया हमारे व्यूअर्स को क्या अप्रोच होनी चाहिए, प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं, क्या फंडामेंटल्स अभी परसिस्ट करते हैं. थैंक यू सो मच तमाम डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए. थैंक यू दीपाली जी, थैंक यू.
और इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, एक नए फंड की डिटेल्स को समझेंगे। इसी के साथ एक ब्रेक। नमस्कार।